अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। फाइनेंस बिल 2024-25 की मंजूरी के साथ ही नए माली साल का आगाज हुआ चाहता है और इस नए माली साल की इब्तिदा के साथ ही आम आदमी की जिंदगी यकसर तब्दील होकर रह गई है। आज के बाद से तनख्वाह पे इजाफी टैक्स, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स, बड़ी सड़क यानी हाईवे पर सफर करने पर 30% इजाफी टोल टैक्स, हवाई सफर करने पर 12% इजाफी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, गैस के इस्तेमाल पर भारी टैक्स, बिजली के बिल पर 40 किस्म के टैक्सेस, यानी आम आदमी को टैक्सेस के नए जाल में जकड़ने की भरपूर तैयारी हो चुकी। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। शायद यही वजह है कि अवाम सड़कों पर, ताजर सड़कों पर और ऑपोजिशन भी सड़कों पर दिखाई दे रही। दूसरी जाने हुकूमत सब अच्छा है का राग अलाप रही है और लंबी तान कर सो रही है। होना, नए रिकॉर्ड बनना, 78,000 क्रॉस कर जाना, ये इस बात की दलील है कि ये बजट जो है ये मुस्बत सिमत में एक कदम है और बिजनेस कम्युनिटी ने और ताजरों ने इसको एक्सेप्ट किया और ये मार्केट का एक कॉन्फिडेंस है कि जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आती है। तो वज़ीर आज़म का ये विजन है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का और हमें इसके बाद दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। अब इसे आम आदमी के मसाइल से सरफे नज़र कहिए या कबूतर की तरह आंखें बंद करना कहिए, हुकूमत दोनों काम बखूबी सर अंजाम दे रही है। प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में हम बिजली के बिलों पर आए ड्यूटीज और सरचार्जेस की मद में लगाए जाने वाले तकरीबन 40 किस्म के टैक्सेस की तफसीलात सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। बिल में लगने वाले टैक्सेस का जिक्र करें तो इनमें से एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसको आपने अक्सर सुना होगा ना, FPA सरचार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टरली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में इजाफा हो जाता है। अब सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फिर एक्स्ट्रा टैक्स, उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद टैक्स। यानी समझ नहीं आती, पहले टैक्स फिर एक्स्ट्रा टैक्स फिर मजीद टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स, फिर एक्साइज ड्यूटी ऑन FPA, यानी इसी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाती है, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर RS टैक्सेस, रेंट, फिर सर्विस रेंट, फिर क्वार्टरली जो टैरिफ एडजस्टमेंट है वो भी है, फिर FC सरचार्ज, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिर इसी पर TV फीस, फिर GST यानी जनरल सेल्स टैक्स, फिर इसी बिजली के बिल पे इनकम टैक्स, फिर एक्स्ट्रा टैक्स, फिर मजीद टैक्स, फिर RS टैक्स। इस समेत पता नहीं कितने पोशीदा जो टैक्सेस हैं वो बिजली के बिल में शामिल है। अब बिजली का यूनिट बिजली के इस्तेमाल के हिसाब से बढ़ेगा, इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कि कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बिजली की कीमत 37 रुपये 50 पैसे ये फिक्स्ड है। यानी अगर बिजली 700 यूनिट्स इस्तेमाल हो या फिर 900 यूनिट्स का इस्तेमाल हो तो बिजली का फी यूनिट 37 रुपये 50 पैसे ही रहेगा। लेकिन घरेलू सारिफीन के लिए ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि बिजली के बिल में 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर आपका बिल 3,000 रुपये से 3,500 रुपये तक आता है, जबकि अगर आप 201 यूनिट यानी सिर्फ एक यूनिट इजाफी इस्तेमाल करें तो इसी बिल में 5,000 रुपये का इजाफा हो जाता है और आपको यही बिल जो 3,3500 था 8,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये अदा करना पड़ता है। बिजली सर्व करने के मुताबिक घरेलू सारिफीन को 2 इकसाम में तकसीम किया गया है, एक प्रोटेक्टेड सारिफीन जिन्हें महफूज और दूसरे नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन, गैर महफूज सारिफीन कह सकते हैं, और दोनों के लिए बिजली की एक यूनिट की कीमत मुख्तलिफ है। जो प्रोटेक्टेड सारिफीन है वो मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए 6 महीने तक 200 यूनिट्स तक बिजली का इस्तेमाल करें। अगर वो गैर मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करता है तो 6 महीनों में से किसी भी महीने 200 यूनिट से ज़ायद खर्च करता है तो सारिफ को कम रेट्स की सहूलत नहीं दी जाती और उन पर गैर महफूज सारिफीन के लिए बनाए गए नरखों का इत्तलाक किया जाता है। जो नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ है, अगर 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करें तो ये 27 रुपये 14 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इसको चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही वो 201 यूनिट से तजावुज़ कर जाता है तो फिर बिजली की फी यूनिट की कीमत 27 रुपये 14 पैसे नहीं बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसी तरह 301 यूनिट पर बिजली का फी यूनिट 32 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। यानी जैसे बिजली के यूनिट्स का इस्तेमाल बढ़ेगा तो बिजली की फी यूनिट कीमत भी उसी एतबार से बढ़ती चली जाएगी। यानी बिजली बिल चार्ज करने का कोई फिक्स्ड पैमाना नहीं है और सारिफ को ये वाज़े तक नहीं है कि एक यूनिट के फ़र्क से वो हज़ारों रुपये के ज़ायद का जो बिल है वो किस मद में दे रहा है। सितम ज़रीफ़ी तो ये भी है कि बिजली के बिल में तरह तरह के टैक्सेस भी लगे हुए हैं। हम इन टैक्सेस का जिक्र करते हैं और फिर इसके बाद हम आपको एक बिजली के बिल का पोस्टमार्टम भी करके दिखाएंगे कि असल बिल की रकम क्या है और टैक्सेस लगने के बाद ये बिल कहां तक जा पहुंचता है। बिजली के बिल में एक टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का है, जैसे हम जिक्र कर चुके। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को समझने के लिए
एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट और रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट समझना जरूरी है। हर माली साल के आगाज में नेपरा एक रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट देता है, यानी एक ऐसा हवाला जिससे हर माह ईंधन पर आने वाली कुल लागत का मवाजना किया जा सके। एक महीने में बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कुल लागत दरअसल मुल्क में तवानाई के मुख्तलिफ जराए में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे कोयला, LNG, फर्नेस ऑयल पर आने वाली लागत के एतबार से निकाली जाती है। यूं हर माह के इख्तिताम पर इस माह की मजमूई फ्यूल कॉस्ट का मवाजना रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट से किया जाता है और इसी हिसाब से ये एडजस्टमेंट 2 माह के बाद बिजली के बिलों में लग कर आ जाती है। अगर उस माह मजमूई फ्यूल कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट से ज्यादा हो तो आपके बिल में FPA की मद में यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा होगा, जबकि अगर इस माह की मजमूई फ्यूल कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट से कम हो तो फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी आएगी। इसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। या फिर इसी तरह बिजली के बिल के बाएं तरफ छठे खाने में एक बिल इस वक्त हम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। इस बिल के बाएं तरफ छठे खाने में फाइनेंस कॉस्ट सरचार्ज दर्ज होता है जो वफाकी हुकूमत फी किलोवाट फी घंटा के हिसाब से वसूल करती है, लेकिन ये कम यूनिट्स खर्च करने वाले घरेलू सारिफीन पर लागू नहीं होता। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2023 से फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज वसूल करना शुरू किया था, जिसका मकसद पावर सेक्टर के कर्जों और वाजिबात की माली एयानत के लिए 335 अरब रुपए जमा करना था। प्लीज आप बिल रखिए, बिल स्क्रीन पर रखिए ताकि समझ आ सके कि इस बिल में क्या क्या है। 335 अरब रुपए जमा करना था, जिनका कुल हजम जो कि 2.6 ट्रिलियन रुपए है। फिर इसी तरह सेमाही एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस में बिजली के बिल में ये शामिल किए गए और इनका मकसद बैनुल अक़वामी मंडी और मसनूआत यानी फर्नेस ऑयल, कोयले और RLNG की कीमतों में कमी बेशी को एडजस्ट करना है। अब हम हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन पर लागू होने वाले टैक्सेस और ड्यूटीज़ का जिक्र करते हैं। हुकूमती टैक्सेस और ड्यूटीज़ की तफसीलात बिल के दरमियान के हिस्से में दर्ज होती हैं। वफाकी हुकूमत बिजली सारिफीन से 1.5% की शरह से बिजली की लागत, सेमाही एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस पर ड्यूटी वसूल करती है, जो बिल में हुकूमती चार्जेस वाले हिस्से के पहले खाने में दर्ज होती है। बिजली के बिल में हर सारिफ से माहाना 35 रुपए TV फीस भी वसूल की जाती है। फिर इसी तरह वफाकी हुकूमत 17% की शरह से GST या जनरल सेल्स टैक्स वसूल करती है और यह बिजली की लागत, सेमाही एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फाइनेंस कॉस्ट सरचार्ज पर लागू होता है। बिजली के बिल के बिल्कुल दाएं जाने वाले हिस्से में मजमूई चार्जेस दर्ज किए जाते हैं। इस हिस्से के दूसरे खाने में मौजूद बिल या करंट बिल के खाने में FPA के अलावा बिजली की कीमत और दूसरे टैक्सेस और ड्यूटीज का मजमुआ दर्ज होता है, जबकि छठे खाने में कुल FPA की रकम दर्ज की जाती है और इन दोनों रकूम के मजमुए से वाजिबुल अदा रकम निकाली जाती है। अब हम आते हैं बिजली के बिल की तरफ। अभी हमने जिन टैक्सेस का जिक्र किया उसके बाद बिल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक सारिफ का बिल जिसने 779 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, अब इस पर जो असल बिजली की कीमत बनी है वो 33,706.17% है। अब इसमें लेस्को ने 729.16 यानी 729 रुपये 16 पैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में डाले। फिर FC सरचार्ज 2548 रुपये डाला है। फिर क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 2169 रुपये डाले हैं। लेस्को के टोटल अखराजात मिलाएं तो अब तक सारिफ के बिजली का बिल तकरीबन 39,152 बनता है। अब हुकूमत के नाफिज करदा चार्जेस पर आते हैं तो हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 538 रुपये, TV फीस 35 रुपये शामिल की है। जनरल सेल्स टैक्स की बात करें तो वो तकरीबन 7,013 रुपये है। फिर FPA पर भी GST डाला गया है, वो 133 रुपये है। इसी तरह जो ED ऑन FPA यानी एक्साइज ड्यूटी है जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर, वो 10 रुपये 94 पैसे है। अब हुकूमत के इन अखराजात को टोटल करें तो बिल तकरीबन जो है वो आपका 1,11,078 रुपये बन जाता है। और अब लेस्को और हुकूमती अखराजात को टोटल करें तो 50,331 रुपये बनते हैं। यानी अगर असल बिल की रकम में ये टैक्स शामिल करें तो 16,624 रुपये इजाफी चार्ज किए जाते हैं। अब कहने का मकसद यह है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ अवाम पर अपना जोर चला रहे हैं। बिजली चोरी का खुमियाजा भी अवाम को भुगतना पड़ता है। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक बिजली चोरी का तखमीना 600 अरब रुपये सालाना तक जा पहुँचा है। अब ये सारी जो कहानी हमने आपके सामने बयान की है वो एक बिजली के बिल की है। अभी बाकी सेगमेंट्स की बात नहीं हम कर रहे हैं। यानी अभी जो टैक्सेस आम आदमी के ऊपर इस बजट में लगे हैं, जिसके बाद बिजली के नरखों में इजाफा है, गैस के नरखों में इजाफा और पता नहीं कितनी कबाहतें हैं जो आपको आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पे इस फाइनेंशियल क्वार्टर के अंदर फेस करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ ज़रा क्विक सबसे पहले, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बाकी सेगमेंट्स की तरफ तो बाद में आएंगे, कि पेट्रोल की जो कीमत बढ़ा के रात में जो आम आदमी के अरमानों पर तेल यानी पेट्रोल बम चलाया गया है, इस पर तो मैं बाद में आता हूँ। ज़रा एक मजमूई अहाता कर लेते हैं इस बजट का कि आम आदमी के लिए इसमें क्या है। सबसे पहले सनाउल्लाह खान साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है, इस्लामाबाद से भी ज्वाइन कर रहे हैं। सनाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
देखिए, आज यकम जुलाई है, फाइनेंस बिल आज से लागू हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक जरा ब्रॉडर पिक्चर मैं चाहता हूं आप सामने रखें कि आज से आम आदमी, जो पाकिस्तान में बसने वाला आम आदमी है, अवाम पाकिस्तान है, उसकी जिंदगी कैसे तब्दील होने जा रही है। देखिए रेहान, तब्दीली तो रात 12 बजे आ गई थी। आपने देखा है जब ये नया दिन शुरू हुआ है तो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई थी। आपको पता है पेट्रोल पौने 8 रुपये और डीजल पौने 10 रुपये बढ़ गया था। लेकिन इसके साथ एक और काम भी हुआ है। 1 जुलाई से ओगरा ने गैस की कीमतों में कमी की डिसीजन दिया हुआ था और कल रात को ईसीसी ने अचानक इजलास बुला के 132 अरब रुपए का रिलीफ जो है इस अवाम से छीना है। तो वो जो सख्ती थी एक अवाम पर, वो तो रात को 12 बजे शुरू हो गई थी 1 जुलाई की। जो ही 1 जुलाई का पहला मिनट लगा है तो आपसे 132 अरब रुपए की रिलीफ छीनी गई है और साथ ही आपको पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं। और जब सुबह उठ के चाय के लिए कोई भी पाकिस्तानी गया और उसने पैक्ड मिल्क ख़रीदा है तो पैक्ड मिल्क पे 70-80 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका था। तो सुबह सुबह आज पहला दिन ही आगाज़ जो है वो कीमतों में इजाफे से हुआ है। बाकी भी जितनी भी पैक्ड चीज़ें हैं और इनकी तादाद हज़ारों में है, सैकड़ों में नहीं है, जिन पर 18% GST लगा है और तमाम की चीज़ें 10 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ये तो आगाज़ था, लेकिन जब ये जूं टाइम गुजरेगा तो बाकी चीज़ों का इम्पेक्ट भी आएगा। तो एक मुश्किल वक्त है और हुकूमत ने IMF के साथ, IMF ने जो इनको कहा इन्होंने मान लिया, कोई नेगोशिएट नहीं किया। और ये पाकिस्तान का अगर IMF का प्रोग्राम होता है 24 या 25वां प्रोग्राम है और ये जो 2 लास्ट प्रोग्राम है, एक नया होने जा रहा है और एक जो 9 माह का लिया था। इसमें दोनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे और पहले वज़ीर ख़जाना इसाक डार थे और अब औरंगज़ेब हैं। दोनों में IMF की हर बात मानी गई है। पहले गैस की कीमतों में 500 से 1000% तक इजाफा किया, बिजली 2 गुना महंगी की और बाकी चीज़ें की। और अब ये जो नया प्रोग्राम लेने जा रहे हैं इसमें तो इंतहा कर दिया है और इस इंतहा की अवाम ने आने वाले दिनों में कीमत भी अदा करनी है, देखना भी है। और ज़्यादा बोझ जो है आज, क्योंकि आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होंगी, एक मिफ्ता इस्माइल की और अब्बासी साहब की और एक आपने वज़ीर इत्तलात की देखी होगी आज शाम को। तो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों से एक बात तो अंदाज़ा होता है कि हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। वो अभी भी ये कह रही है कि हमने IMF से अभी भी कम जो है सख्ती की है, काफ़ी रिलीफ लिया है, लेकिन वो रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। 1% रिलीफ नहीं है। जी सलाउल्लाह साहब, IMF के नए प्रोग्राम पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म ने भी बताया, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि IMF की तमाम तर शराइत पूरी हो गई हैं और IMF के ज़ेरे नगी हमने ये बजट अप्रूव किया है। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को हमने ये कहते हुए मुतादिद बार सुना कि IMF ये कहता है कि पाकिस्तान अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाए और गरीब आदमी को रिलीफ दे, यानी हैव से टैक्स इकट्ठा करे और हैव नॉट्स तक पहुंचाए, उसके समरात मुरतब होने चाहिए। लेकिन ये तो ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, एक तरफ ये कहते हैं कि IMF की बताई हुई कंडीशंस के ऊपर हमने बजट अप्रूव किया और दूसरी तरफ अशराफिया को टैक्स पर छूट दी जा रही है और आम आदमी को मजीद टैक्स के बोझ तले दबाया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और IMF कभी भी ये नहीं कहता, जो IMF की MD कहती है जब टेबल पर नेगोशिएशन होती हैं तो IMF के 2 ही कंसर्न होते हैं कि आप बजट डेफिसिट कहाँ से पूरा करेंगे। बजट डेफिसिट ये आपका टारगेट है, इसको कहीं से भी पूरा करें। वो ये नहीं कहता कि आप इस पर टैक्स लगा दो या इस पर टैक्स लगा दो। वो बेसिकली कहता है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं और अपना बजट डेफिसिट कम करें। तो ये सिर्फ उनका एक कंसर्न होता है, बाकी चीज़ें नहीं होती। लेकिन उसके लिए उन्होंने रास्ता क्या इख्तियार किया? रास्ता ये इख्तियार किया कि आम पब्लिक पर जो आसान टैक्सेशन है उस तरफ चले जाएं और जो पावरफुल लोग हैं उनसे आप माजरत कर लें, क्योंकि उन्होंने सड़कों पर तो एहतजाज नहीं करना, उन्होंने तो सीधा इनके हवानों में एहतजाज करना है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है, आप अगर 12 जून को जो बजट पेश किया गया उसमें देखें तो इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए हैं। पाकिस्तान का मसला रेवेन्यू का नहीं है, पाकिस्तान का मसला एक्सपेंडिचर का। आप उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता कि आप एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो आपके जो रेवेन्यू है उसको भी इतना नहीं बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये रेवेन्यू पे फोकस ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर पे नहीं है। रेवेन्यू लेते हैं और जो खर्चे हैं अपने जो जिसको आप कैशियाँ कहते हैं, आप उसका अंदाज़ा कर लेना कि 35 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म ने अपने ऑफिस की रेनोवेशन के लिए रखे हैं। और आज जो अब्बासी साहब ने कहा, खाकान अब्बासी ने, कि 500 अरब, लेकिन वो 75 अरब है पाकिस्तान का लॉ मेकर, सेनेटर और नेशनल असम्बली का मेंबर करना चाहता है। जिस तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो काम कर रही हैं जो लोकल गवर्नमेंट्स के काम हैं।
तो इस किस्म की सूरत हाल है, उसमें आप फिर लोगों ने सड़कों पे भी निकलना है, ट्रेडर्स ने भी निकलना है, तो ये सूरत हाल है इधर। अब सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि IMF प्रोग्राम लेने के लिए आम आदमी के ऊपर इतना बोझ डाला जा रहा है, तो हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला कि मुतरादिफ या मिसदाक। क्या सूरत हाल, मतलब जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि अब आइंदा नहीं होगा, नहीं जाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे, क्या सब ये बेईमानी है, ये हवाई दावे हैं, ये महज ख्याली पलाव है? रेहान, मैंने तकरीबन 18 प्रोग्राम देखे हैं IMF के, और हर प्रोग्राम जब लिया जाता है तो पहली बात उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त का वज़ीर ख़जाना यही कहता है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, और लोगों को ट्रैप किया जाता है कि इसलिए हम सख्ती कर रहे हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद हम जो है एशियन टाइगर्स बन जाएंगे या दुनिया में हम तीसरी चौथी बड़ी इकानमी बन जाएंगे। लेकिन आज भी वहीं खड़े हैं हम, हर 4-5 साल बाद हमें IMF के पास जाना पड़ता है, और आगे भी जिस किस्म की स्ट्रेटजी और पॉलिसी आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तमाम इतने सारी एक्सरसाइज के बाद इतनी हाइपर, मैं हैवी नहीं कहता, हाइपर टैक्सेशन इसको कहते हैं, हाइपर टैक्सेशन के बाद भी आपका 8,500 अरब रुपए का बजट डेफिसिट है जो आपने कर्ज लेकर अपने खर्चे पूरे करने हैं। आज भी आप वहीं खड़े हैं जहां 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, 15 साल पहले थे। आज भी आपका बजट डेफिसिट 8,500 अरब रुपए है। इतनी हाइपर टैक्सेशन के बाद भी आपका अगर बजट डेफिसिट कम नहीं होता तो फिर ये एक्सरसाइज बिल्कुल फजूल है। फिर जिस तरह चलना था उस तरह चलने दें, बल्कि टैक्स रेट है उनको कम करें, शायद इससे आपकी बेहतरी है। असल मसला आपके एक्सपेंडिचर का है, आपको अपने एक्सपेंडिचर कम करनेंगे। 18 अमेंडमेंट के बाद 40-45 वजारतों की वफाक को ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ 4-5 वजारतें होनी चाहिए। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की यकसुई पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने एक मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से कुछ नाम अनाउंस करने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 5 रुकनी कमेटी अनाउंस कर दी है। TORs तय करने हों या मौलाना से इंगेज करना हो, अब ये 5 रुकनी कमेटी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का जो मुतालबा है नए इंतखाबात से मुतालिक, वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। इंतखाबात में मुदाखलत के खिलाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, इस मुतालबे के साथ कि कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएँ। एक तरफ नए इंतखाबात का मुतालबा हो रहा है तो दूसरी जानिब पार्लियामान के फ्लोर पर वो बानी PTI की रिहाई से मुतालिक बात हो, मैंडेट चोरी का जो रिजर्वेशन या कंसर्न हो PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, वो है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक जो फुल कोर्ट है उसकी हेयरिंग भी हुई, जो कल तक के लिए मुलतवी की गई है। कल 11 बजे रिज्यूम होगी। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, क्या आपका भी यही मुतालबा है कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, हम अभी तक इस मुतालबे के ऊपर नहीं है जी। हमारा मुतालबा ये है कि हमारी साथ जो धांधली की गई है, जो ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, जिसके लिए बैलेट पेपर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इट इज़ जस्ट एग्जामिनेशन ऑफ फॉर्म 45 एंड 47 एंड दैट्स इट। हमारे पास जो फॉर्म्स 47 हैं, जो फॉर्म 45 हैं ओरिजिनल, उसके मुताबिक फ़ैसला हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल मुल्क के हल हो जाएंगे। हम अभी तक किसी ऐसे नए इंतखाबात के मुतालबे की हमायत नहीं करते जी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपके इत्तेहाद से मुतालिक भी गुफ्तगू हो रही है, तो यानी ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस जगह पर मौजूद है। यानी आप नए इंतखाबात का मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान शुरू दिन से असम्बलियों को जाली असम्बलियाँ करार देते और नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी देखें अब अपनी पहली फॉर्मल मुलाकात करेगी, उसके अंदर जो चीज़ें सामने आएंगी उसके ऊपर हमें ब्रीफ़ किया जाएगा। मैंने तो चूँकि कल मौलाना साहब ने बंदूक मेरे कंधे पर रख के इस्तेमाल कर दी कि मैं और PTI यकसू नहीं और मैं को उनकी मुखालफत कर रहा हूँ, तो वो मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र था। मैंने आज 1 स्टेप अहेड जाते हुए मौलाना साहब से कहा है मेरी फ़िक्र ना करें, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, 6 जमाती इत्तेहाद का हिस्सा हूँ, वो कसरत राय से आपके साथ जाने का फ़ैसला कर रहे हैं, मैं आपके साथ बैठूँगा, अब आगे आएँ ज़रा।
यही वजह है कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ तहरीरी जो मुआहिदा यकीन दहानी है वो भी मांगी हुई है, क्या ये खबर दुरुस्त है? तहरीरी मुआहदा सर किस चीज़ का या यकीन दहानी किस चीज़ की, वो इस्तेहकाक तो हमारा है, तहरीरी यकीन दहानी तो हमें मांगनी चाहिए। नहीं, वो इसलिए है कि वो अनसर्टेन है खासे, क्योंकि वो जब तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई की पर फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं कि लोगों का आपस में इत्तेहाद नहीं है, वहाँ पर एक दूसरे पर फिंगर पॉइंटिंग आपकी अपनी क़यादत कर रही है, तो वो कहते हैं पहले ज़रा तहरीरी तौर पर लिख के दे कि आप हमारे साथ जो है वो कोई इल्हाक या इत्तेहाद चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीरी तौर पर उन्होंने अभी तक मेरे नॉलेज में तो नहीं है, ना ही 6 जमाती इत्तेहाद के नॉलेज में है। पार्टी लीडरशिप की ऐसी बात कोई नहीं है। मोहतरम असद कैसर साहब गए थे, 2-3 मरतबा उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने वापस आके हमें ऐसी कोई बात नहीं की कि मौलाना ने तहरीरी गारंटी मांगी है, और ना ही महमूद खान अचकज़ई साहब की भी चूँकि मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब से, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं बताई कि मौलाना ने कोई तहरीरी गारंटी मांगी है। बट क़यादत की यकसुई से मुतालिक जो कंसर्न्स मौलाना के हैं वो तो किसी हद तक दुरुस्त नहीं है हामिद रज़ा साहब। सर, क़यादत की यकसुई मेरा नहीं ख्याल कि उनका इशू होना चाहिए मौलाना फजल रहमान साहब का। इस अलायंस में ऑलरेडी 6 जमातें शामिल हैं। जब अलायंस में शामिल अगर कोई जमात अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करती भी है तो वो पाबंद है 6 जमाती फ़ैसलों के, जिस तरह मेरी रिजर्वेशन थी और हैं, लेकिन मैं पाबंद हूँ 6 जमाती इत्तेहाद के। इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया महमूद खान अचकज़ई साहब को, वो अक्सरियत राय के साथ फ़ैसला कर रहे हैं कि हमें अगर मौलाना साहब के साथ जाना चाहिए तो मैं जाऊँगा, मैं बैठूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी में यकसुई होना या ना होना, इस तरह तो हम फिर ये भी कह सकते हैं कि मौलाना साहब की पार्टी के अंदर भी पीटीआई के साथ इत्तेहाद के हवाले से यकसुई नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे इसलिए कि उनकी पार्टी का इंटरनल अफेयर है, वो बेहतर समझते हैं। बुनियादी तौर पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं सर मौलाना को लेके, जब आप इस 6 जमाती इत्तेहाद को कहते हैं कि नहीं मौलाना के साथ नहीं जाना चाहिए, तो ग्राउंड्स क्या हैं? सर, बहुत सारी ग्राउंड्स हैं। आज ही देख लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर JUIF ने हमारे ख़िलाफ़ जाते हुए इलेक्शन कमीशन के दलाइल को अडॉप्ट किया है और ये कहा है कि रिज़र्व सीटें PTI/ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी चाहिए। एक साइड पे मौलाना हमारे साथ इत्तेहाद की बात कर रहे हैं और दूसरी साइड पे वो ये कह रहे हैं कि ये सीटें PMLN को, पीपल्स पार्टी को और मौलाना को मिलनी चाहिए। तो अब क्या कहूँ मैं, आप मुझे बताएं। देखिए, ये तो जाहिर है वो चाहेंगे कि जो नशिस्तें उनको मिली वो उनके पास आ जाएं। अब जो लाइकली माले गनीमत समझ के आप समझते हैं डिस्ट्रीब्यूट उनकी नहीं थी, वो हमारी थी, उनकी नहीं थी। अगर हमने को उनकी नशिस्त तो नहीं ना छीनी, हम तो अपनी सीटें डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब आप जब वसी तार इत्तेहाद में जा रहे होते हैं, एक सीट मिल जाएगी मैक्सिमम, उस एक सीट के लिए मौलाना पूरा इत्तेहाद स्टेक पे लगा देंगे। तो फिर आपको तो वैसे मौलाना को ये समझाना चाहिए, कहना चाहिए हामिद साहब, आपको तो ये समझाना चाहिए कि एक तरफ आप नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, आप असम्बलियों को जाली समझते हैं, और वहीं पर आप मखसूस नशिस्तें भी उचक लेना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। आप रियलाइज़ करा देंगे उनको? मेरे से बहुत ज़्यादा बातें आप जानते हैं भाईजान, जो मैं जाता हूँ इंशाल्लाह मैं रियलाइज़ करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं असल में इस मौका पे ना कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता। दरअसल कल उन्होंने चूंकि मेरे पे रख दी सारी बात, मैं इस मौके पे ऐसा कोई बयान देना नहीं चाहता जिसकी वजह से कोई मुज़ाकरात का माहौल ख़राब हो। नई कमेटी बनी है, इसलिए मैंने आज बरमला कह दिया कि कसरत राय से मौलाना के हक में फैसला होगा तो मैं मौलाना के साथ बैठूंगा, एज सिंपल एज दैट। अब आप बड़े साहिब बसीरत हैं सर, ये इत्तेहाद लाइकली पॉसिबल भी है प्रैक्टिकली, या ऐसी बस ये ज़बानी जमा खर्ची है? नहीं, मैं इसका मेरा ख्याल है अभी जवाब ना दूं मौके पर तो मुनासिब है, कुछ अरसे बाद दूंगा इंशाल्लाह। पहले कमेटी पहले दिन ज़रा मुज़ाकरात कर आए, फिर वहाँ पर जो मुज़ाकराती अमल के ऊपर जो पेशरफ्त होगी उसके बाद अगर मैं कमेंट करूँ तो मेरा ख्याल ज़्यादा मुनासिब होगा। PTI क़यादत चाहती है कि मौलाना की अडयाला में खान साहब से मुलाकात भी हो जाए? खान साहब के साथ किसकी मुलाकात हो जाए? मौलाना फजल रहमान साहब की। नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। हम आज भी अभी थोड़ी देर पहले कोर कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ है, इट इज़ नॉट बीन डिस्कस्ड देयर, चूँकि खान साहब के साथ मुलाकात का मामला कोर कमेटी में ही डिसाइड होता है। हामिद रज़ा साहब, लास्टली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज भी हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्योंकि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ग्राउंड रखे हैं कि डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया और फिर जस्टिस जमाल बंदू खेल ने कहा बिल्कुल जिसने नहीं वो खाना खाली छोड़ा उसको आज़ाद समझा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ग्राउंड्स और मिजाज देख के बेंच के अरकान का कि ये डिसीजन आ रहा है, इसी हफ्ते आ रहा है, और आ रहा है तो क्या आ रहा है? फैसला मेरा ख्याल है इसी हफ्ते आ रहा है
और देखें, जिन्होंने जमा नहीं कराए उन्हें तो छोड़ दें आप। मेरे तो नॉमिनेशन पेपर के ऊपर SIC अलायंस विद PTI लिखा हुआ है। अब मेरा फार्म एफिडेविट जमा नहीं हुआ SIC का, तो उस मेरे RO ने मेरा एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद एक्सेप्ट नहीं किया। मैं 5 रोज़ से अदालत के अंदर खड़ा हूँ अपनी मारूजात पेश करने के लिए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने, और मैंने रिक्वेस्ट की कि चीफ जस्टिस साहब कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी तकरीर की वहाँ पर आइन के हवाला से, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के हवाला से। पूरी पार्लियामेंट ने सुनी, पूरी कौम ने सुनी। आज उसी पार्लियामेंट का फॉर्म 45 का एक नुमाइंदा 5 दिन से चीफ जस्टिस साहब की अदालत में खड़ा है। उसका जो फंडामेंटल राइट